नमस्कार दोस्तों, मैं समीर खान एक बार फिर से आपका ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आगे वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज अपने जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। तो दोस्तों, श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन जानते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करें श्वसन की। श्वसन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपके पास एक सिंपल सी परिभाषा होती है कि वातावरण में जो वायु है या वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के अंदर लेना और शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकालना। इसी को ही आप क्या कहते हो? श्वसन कहते हो। लेकिन दोस्तों, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। दोस्तों, श्वसन एक्चुअल में श्वसन किसे कहते हैं? तो अपने को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज तो दोस्तों, ग्लूकोज का अपने पास सूत्र होता है C6H12O6, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो दोस्तों, जब भी अपने वातावरण या अपने बोले कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जब अपने अंदर की ओर लेते हैं तो ये जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है ये शरीर के अंदर उपस्थित ग्लूकोज से अभिक्रिया कर लेता है और ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस अपने बोले कि जल में तोड़ देता है। और अगर अपने बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में इस अभिक्रिया के अंदर निकलती है ऊर्जा। तो दोस्तों, इस अभिक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में ऊर्जा निकलती है, यानी कि एनर्जी निकलती है। तो अपने इसकी सिंपल सी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं कि वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसे अपने क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों, अपन बात करें श्वसन की परिभाषा की तो वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 व जल का निर्माण होता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसे दोस्तों अपने क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया के अंदर अपने पास सिंपल सी बात अपने को समझ में आती है कि जब भी अपने ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं तो अपने शरीर को भोजन से मिला हुआ जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अंदर परिवर्तित हो जाता है और प्लस में इसमें ऊर्जा भी उत्पादित होती है या ऊर्जा भी निकलती है। तो दोस्तों, इसे अपने क्या कहते हैं? इसे अपने श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में अपने बात करें श्वसन मार्ग की। किसकी बात करें? श्वसन मार्ग की बात करें। यानी कि दोस्तों, श्वसन है वो कौन कौन से मार्ग से होता हुआ अपने फेफड़ों तक जाता है। तो इसे अपने बोलते हैं श्वसन मार्ग। तो दोस्तों, अपने बात कर रहे हैं किसकी? श्वसन मार्ग की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपना जो श्वसन तंत्र है वो नासा गुहा से स्टार्ट होता है, यानी कि अपने जो नासा छिद्र है वहां से स्टार्ट होता है और फेफड़ों के अंदर तक जाता है। तो अपने स्टार्ट करें श्वसन मार्ग को। तो देखो, सबसे पहले अपने पास आता है नासा गुहा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले नासा गुहा से श्वास करते हैं। उसके बाद में आती है ग्रसनी।
जो अपनी मुख गुहा के अंदर उपस्थित होती है। तो दोस्तों ग्रसनी के अंदर से दो पाइप के समान संरचना या आपने बोले कि दो नलिकाएं निकलती है, जिनको अपने ग्रास नली और श्वास नली के अंदर बांटते हैं। तो ग्रसनी के बाद में दोस्तों अपने पास आता है श्वास नली। श्वास नली दोस्तों, ये जो श्वास नली है ये आगे जाकर प्राथमिक श्वास नली के अंदर, आगे जाकर प्राथमिक श्वसनिका में विभेदित होती है। प्राथमिक श्वसनिका है वो आगे जाके द्वितीयक श्वसनिका का निर्माण करती है। द्वितीयक श्वसनिका का निर्माण करती है। द्वितीयक श्वसनिका आगे जाकर तृतीयक श्वसनिका का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये जो द्वितीयक श्वसनिका है ये आगे जाके तृतीयक श्वसनिका का निर्माण करती है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन आगे बात करें तो आगे अपन के पास है दोस्तों कि ये जो तृतीयक श्वसनिका है ये आगे जाकर वायु कूपिका नलिका में रूपांतरित होती है। वायु कूपिका नलिका में रूपांतरित होती है। और ये जो वायु कूपिका नलिका है ये दोस्तों आगे जाकर वायु कोष्ठों के अंदर खुलती है। वायु कोष्ठ के अंदर खुलती है, जिसे एयर सैक या अपने एल्वियोलाई भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये अपन बात कर रहे हैं श्वसन मार्ग की। तो दोस्तों अपन जब श्वसन को स्टार्ट करते हैं या श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले नासा गुहा उसके अंदर भाग निभाती है। उसके आगे बोले तो ग्रसनी से फिर श्वसनिका या श्वास नली। श्वास नली के बाद में दोस्तों अगर अपने बात करें तो ये जो श्वास नली है आगे जाके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिका में विभेदित हो जाती है। इसके आगे अपन बात करें दोस्तों तो तृतीयक श्वसनिका है वो वायु कूपिका नलिका के अंदर विभेदित हो जाती है। और ये जो वायु कूपिका नलिका है ये आगे जाकर वायु कोष्ठों के अंदर ओपन होती है। तो दोस्तों ये तो अपनों ने बात की श्वसन मार्ग की। इसके बाद में अपन दोस्तों बात कर लेते हैं अपने डायग्राम की। तो अपने पास दोस्तों जो अपना श्वसन तंत्र का डायग्राम है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों अपन आगे बात करते हैं अपने डायग्राम की। तो डायग्राम के अंदर जाने से पहले अपने सबसे पहले समझते हैं कि डायग्राम स्टार्ट कहां से करना चाहिए। तो देखो ये जो डायग्राम है ये नासा गुहा से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अपने इसको नासा गुहा से भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर अपने बात करें तो मुख्यतः यह है श्वसन तंत्र है तो दोस्तों अगर अपने बात करें श्वसन तंत्र की तो यह दोस्तों स्टार्ट होता है स्वर यंत्र से। और स्वर यंत्र के बाद में दोस्तों अपन आगे बात करें तो आगे अपने पास आती है श्वास नली, जो आगे जाकर दो भागों में विभेदित हो जाती है। दोस्तों जो आगे जाकर दो भागों में विभेदित हो जाती है। दोस्तों ये दो भाग है जिसको अपने बोलते हैं प्राथमिक श्वसनिका। तो आगे जाकर ये जो श्वास नली है ये आगे जाकर प्राथमिक श्वसनिका में विभेदित हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों अगर अपने बात करें तो यहां पे हमारे दोनों फेफड़े होते हैं। तो दोस्तों अपने बात करें यहां पे हमारे दोनों फेफड़े होते हैं, जिसको हम दाएं और बाएं में विभेदित करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा बना है इसको हम बोलते हैं अपना बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा। और दोस्तों इसकी अगर अपने बात करें तो इधर अपने पास है दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा। तो दोस्तों आगे अपन बात करें तो ये जो प्राथमिक श्वसनिका है ये आगे जाके निम्न भागों में विभेदित हो जाती है, जिसे अपने बोलते हैं द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका।
तो ये दोस्तों अपन बात कर रहे हैं अपने चित्र की। तो दोस्तों आगे जाके जो प्राथमिक श्वसनिका है और द्वितीयक श्वसनिका में विभेदित हो जाती है, द्वितीयक श्वसनिका आगे जाके तृतीयक श्वसनिका में विभेदित हो जाती है, तृतीयक श्वसनिका है वो आगे जाके वायु कोष्ठों का निर्माण करती है। तो ये जो तृतीयक श्वसनिका है ये आगे जाकर वायु कोष्ठों का निर्माण करती है, वायु कोष्ठों का निर्माण करती है। तो दोस्तों अगर अपने इनकी बात करें नामकरण की, तो सबसे पहले अपने पास आता है डायग्राम के अंदर, तो इसे अपने बोलते हैं दोस्तों स्वर यंत्र। इसका नाम है दोस्तों स्वर यंत्र, या आप इसको लैरिंक्स बोलते हो। लैरिंक्स के बाद में अपने पास आती है श्वास नली, श्वास नली। दोस्तों अगर अपने बात करें श्वास नली की, तो ये जो श्वास नली है ये बहुत ही पतली और लचीली संरचना होती है। तो अगर कोई भी इसे दबाएगा तो मरने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, यानी कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इसके ऊपर एक सी आकार के छल्ले लगाए जाते हैं, जिसको अपने बोलते हैं दोस्तों कार्टिलेज के छल्ले। तो ये जो श्वास नली है दोस्तों, इस पर सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, जिसे अपने बोलते हैं कि कार्टिलेज उपास्थि के छल्ले। उसके बाद में दोस्तों अपर बात करें आगे, तो नेक्स्ट अपने पास आता है दोस्तों ये जो श्वास नली है ये आगे जाकर प्राथमिक श्वसनिका में विभेदित हो जाती है, प्राथमिक श्वसनिका, श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका आगे जाके द्वितीयक, द्वितीयक आगे जाके तृतीयक, और उसके बाद में दोस्तों अंत में होते हैं वायु कोष्ठ, या इसको एल्वियोलाई पैकेट भी कहा जाता है, वायु कोष्ठ। तो दोस्तों वायु कोष्ठ के बाद में अगर बात करें, तो ये जो अपने दाएं और बाएं फेफड़े हैं इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन की, या आपने बोले कि एक झिल्लीदार परत पाई जाती है, जिसको प्लूरा कहते हैं, प्लूरा। तो ये जो दोस्तों ये जो मेम्ब्रेन है ये इसके चारों तरफ पाई जाती है, जिसे प्लूरा कहा जाता है। दोस्तों इस प्लूरा के अंदर अगर अपने बात करें, तो प्लूरा के अंदर एक द्रव भरा रहता है जो हमारे फेफड़ों की बाहरी क्षति से रक्षा करता है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपने बात करें इसके नीचे के साइड, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे के साइड पाया जाता है डायफ्राम। तो दोस्तों यहाँ पे होगा हमारा डायफ्राम, बिल्कुल धनुष आकार होता है दोस्तों, तो इसको अपने बोलते हैं डायाफ्राम। तो दोस्तों जब भी अपने श्वास की प्रक्रिया करते हैं तो ये डायाफ्राम है, ये संकुचन और शिथिलन का काम करता है। तो ये जो नीचे है इसे हम बोलते हैं दोस्तों डायफ्राम। तो ये दोस्तों अपनों ने बात की है हमारे डायग्राम की। तो ये जो अपनों ने डायग्राम बनाया है श्वसन तंत्र का, तो जल्दी से आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने डायग्राम के बाद में एक एक अपने अंगों की बात करें। तो नंबर फर्स्ट अपने पास जो अंग आता है उसे अपने बोलते हैं दोस्तों नाक। तो दोस्तों अपना जो श्वसन तंत्र है वो नाक से स्टार्ट होता है और फेफड़ों के अंदर तक जाकर खत्म होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करें नाक की, तो हमारा जो नाक है इसके अंदर दो नासा छिद्र पाए जाते हैं, इसके अंदर दो नासा छिद्र पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों नासा छिद्र है, ये जो दोनों नासा छिद्र है, दोनों नासा छिद्र है, ये दोस्तों हाइलिन उपास्थि के द्वारा, हाइलिन उपास्थि के द्वारा पृथक रहते हैं, उपास्थि के द्वारा पृथक रहते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं जो अपना नाक है, इसके जो दोनों नासा छिद्र है दोस्तों उसके बीच में हाइलिन उपास्थि पाई जाती है, जिसके द्वारा दोनों नासा छिद्र सेपरेट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में अपन आगे बात करें तो नेक्स्ट बात अपने पास आती है कि हमारे नाक के अंदर या नासा में रोम पाए जाते हैं, रोम जिन्हें आप महीन बाल बोलते हो। तो ये जो रोम पाए जाते हैं, इसके साथ ही अगर अपने बोले कि इसमें सीमेशियस ग्रंथियां पाई जाती है, सीमेशियस ग्रंथियां, सीमेशियस
ग्रंथियां पाई जाती है। सीमेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों अपन बात करें कि नासा के अंदर जो महीन बाल पाए जाते हैं जिन्हें दोस्तों अपने रोम कहते हैं, इसके अलावा इसमें सीमेशियस ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो रोम और सीमेशियस ग्रंथियां हैं, ये दोस्तों अपने बात करें कि कोई भी जीवाणु और बैक्टीरिया है उसको श्वास के साथ अंदर जाने से रोकता है। यानी कि जो श्वास अपने नासा छिद्र के द्वारा करते हैं उसे दोस्तों अपने स्वस्थ श्वसन भी कह सकते हैं, क्योंकि अपना जो नासा छिद्र है इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो बाल हैं, ये जितने भी धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको नासा छिद्र के अंदर ही रोक लेते हैं। और ये जो सीमेशियस ग्रंथियां हैं ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है दोस्तों। तो चलो दोस्तों ये तो अपनों ने बात की नाक की। इसके बाद में दोस्तों अपन आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों अपने पास है ग्रसनी। तो नेक्स्ट अपने दोस्तों सेकंड नंबर बात करें तो सेकंड नंबर अपने पास आता है ग्रसनी। तो नंबर सेकंड अपने बात करें दोस्तों, इसका नाम है ग्रसनी। तो दोस्तों ग्रसनी के बारे में बात करें तो ये वायु तथा भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो दोस्तों अपने बात करें ग्रसनी की, तो ये जो ग्रसनी है ये वायु तथा भोजन दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का कार्य करता है। दोस्तों उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब ये है कि ग्रसनी के अंदर से ही वायु नलिका और अपने बोले कि फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप और वाइन पाइप दोनों ग्रसनी के अंदर से ही स्टार्ट होती है। तो ग्रसनी इन दोनों का एक उभयनिष्ठ मार्ग है जो इन दोनों को अलग अलग करता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट अपने पास आती है कि ग्रसनी पर एक ढक्कन पाया जाता है। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट बात करें तो ग्रसनी पर एक ढक्कन पाया जाता है। ग्रसनी पर एक ढक्कन पाया जाता है। तो दोस्तों इस ढक्कन को जिसे दोस्तों ग्रसनी की बात करें, ग्रसनी पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये जो दोस्तों एपिग्लोटिस है ये फूड पाइप और वाइन पाइप दोनों को ओपन तथा बंद करने का काम करेगा, यानी कि इसको खुला और बंद करने का काम करेगा। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एपिग्लोटिस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये जब भी अपने भोजन को निगलते हैं तो ये भोजन वाले भाग को श्वास नली में जाने या श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। और इसके अलावा जब अपने श्वास कर रहे होते हैं तो श्वास को ग्रास नली में जाने से रोकता है। तो ये जो कार्य है दोस्तों ये किसका है? एपिग्लोटिस का है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट अपने पास जो अंग आता है जिसका नाम है दोस्तों स्वर यंत्र। तो नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर बात करें तो इसका नाम है दोस्तों स्वर यंत्र, या आप इसे लैरिंग्स भी बोलते हो। स्वर यंत्र या लैरिंग्स। तो ये जो भाग है ये भाग ग्रसनी के अग्र भाग में स्थित होता है। ग्रसनी के अग्र भाग में स्थित होता है। अग्र भाग में स्थित होता है। दोस्तों अपने किसकी बात कर रहे हैं? स्वर यंत्र की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों स्वर यंत्र में नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें कुछ ध्वनि उत्पादक तंतु पाए जाते हैं जिन्हें वाक तंतु कहते हैं। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट बात करें कि इसमें ध्वनि उत्पादक तंतु पाए जाते हैं जिन्हें वाक तंतु कहते हैं। दोस्तों अगर अपने वाक तंतु की बात करें तो ये वाक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। वाक तंतु कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं।
तो दो प्रकार कौन कौन से दोस्तों अपन अपने बात करें तो नंबर फर्स्ट अपने बात करें वाक तंतु की, तो इन्हें बोलते हैं छोटे वाक तंतु, छोटे वाक तंतु। और नंबर सेकंड अपने बात करें तो इनको बोलते हैं दोस्तों बड़े तंतु। तो दोस्तों अपन बात करें किसकी, वाक तंतु की बात करें तो वाक तंतु जो है वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट अपने पास है छोटे वाक तंतु और नंबर सेकंड की बात करें तो इनको बोलते हैं बड़े तंतु। दोस्तों अगर अपने फर्स्ट की बात करें तो ये दोस्तों मुख्यतः महिलाओं में पाए जाते हैं, मुख्यतः महिलाओं में पाए जाते हैं, महिलाओं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अपने कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर पाया जाने वाला जो वाक तंतु है वो छोटा होता है। और दोस्तों छोटा वाक तंतु हमेशा पतली आवाज को या पतली वाणी को उत्पादित करता है, इसीलिए दोस्तों महिलाओं की जो आवाज है वो पुरुषों की तुलना में पतली होती है। अगर अपने बात करें बड़े तंतु की तो ये बड़े तंतु है, ये पुरुषों में पाए जाते हैं, ये पुरुषों में पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट बात है दोस्तों अपने पास की जो वाक तंतु है ये तो केवल ध्वनि उत्पादन का काम करते हैं। किसका, ध्वनि उत्पादन का। और दोस्तों ध्वनि उत्पादन का मतलब ये है कि ध्वनि और वाणी ये जो दोनों चीजों की अपने बात करें तो ध्वनि एक अलग चीज है और वाणी एक अलग चीज है। तो दोस्तों ध्वनि तो जैसे किसी भी प्रकार की अपने ध्वनि निकाल सकते हैं, लेकिन उसको वाणी में आगे कन्वर्ट करना ये काम किसका है, तो ये काम अपना मस्तिष्क करता है। तो दोस्तों हमारा जो स्वर यंत्र है उसके जो वाक तंतु हैं तो वाक तंतु तो ध्वनि निकालने का काम करेंगे, लेकिन ध्वनि के बाद में आगे अपना मस्तिष्क है वो उस ध्वनि को वाणी के रूप में निर्धारित करता है या वाणी के रूप में कन्वर्ट करके आगे भेजता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे वाणी के केंद्र है वो हमारे मस्तिष्क में ही होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि वाणी के केंद्र मस्तिष्क के कौन से भाग में होते हैं तो ये दोस्तों मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग में पाए जाते हैं। तो चलो दोस्तों ये तो अपनों ने बात की स्वर यंत्र की। स्वर यंत्र के बाद में अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे अपने पास नेक्स्ट आता है श्वास नली। तो दोस्तों नंबर 4 की अगर अपने बात करें तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपने पास कौन सा अंग आता है, तो दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है श्वास नली। तो दोस्तों आगे अपने बात करने जा रहे हैं किसकी, श्वास नली की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ सकता है श्वास नली के बारे में कि श्वास नली की लंबाई बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, श्वास नली की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों। तो ये लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों अपने किसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, श्वास नली की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो श्वास नली की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में अगर अपने बात करें दोस्तों श्वास नली के बारे में तो इसमें थाइलिन उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसमें थाइलिन उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो इसकी बाहरी माध्यमों से रक्षा करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करें श्वास नली के बारे में तो ये आगे जाके किसमें विभक्त होगी, तो श्वास नलिका है वो आगे जाके प्राथमिक श्वसनिका में, उसके बाद में प्राथमिक श्वसनिका है वो द्वितीयक श्वसनिका में, जो द्वितीयक श्वसनिका है वो आगे जाके तृतीयक श्वसनिका में, और जो तृतीयक श्वसनिका है वो आगे जाके वायु कोष्ठों के अंदर खुलती है। तो नेक्स्ट दोस्तों अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आते हैं वायु कोष्ठ। तो नंबर 5 अपने बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है अपने पास वायु कोष्ठ, या इसको वायु कूपिका भी कहते हैं, या इसको वायु कूपिका भी कहते हैं, एयर सैक या एल्वियोलाई भी कहा जाता है। तो चलो दोस्तों अपने बात करें वायु कूपिका की। ओके दोस्तों नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आते हैं दोस्तों वायु कोष्ठ। तो दोस्तों अपने वायु कोष्ठ की या एयर सैक की बात करें तो ये क्या होते हैं, तो वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का
आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इसे श्वसन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसीलिए इसे श्वसन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें से कि श्वसन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो श्वसन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन कहलाती है? वायु कोष्ठ कहलाते हैं। तो चलो दोस्तों इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो जो वायु कोष्ठ है इसमें से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आता है दोस्तों श्वसन की अवस्थाएं, जिसको अपने बोलते हैं दोस्तों श्वसन की अवस्थाएं। तो दोस्तों ये जो श्वसन की अवस्थाएं हैं ये 4 चरणों के अंदर पूरी होती है। कितने चरणों के अंदर? 4 चरणों के अंदर। तो बात करें अपने दोस्तों श्वसन की अवस्थाएं, तो श्वसन की अवस्थाएं हैं वो 4 चरणों में पूर्ण होती है, 4 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर फर्स्ट अगर अपने बात करें तो नंबर फर्स्ट अपने पास आता है दोस्तों बाह्य श्वसन। नंबर फर्स्ट अपने पास आता है दोस्तों बाह्य श्वसन। दोस्तों बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? तो अपने पास सिंपल सी बात है दोस्तों कि वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान, वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान। तो दोस्तों अपने बात कर रहे हैं किसकी? बाह्य श्वसन की। तो बाह्य श्वसन किसे कहते हैं कि वातावरण से जब अपने ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं तो इसे अपने बाह्य श्वसन बोलते हैं। नंबर सेकंड अगर अपने बात करें तो इसे दोस्तों परिवहन कहा जाता है, परिवहन। दोस्तों परिवहन की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है ये एल्वियोलाई पैकेट या आपने बोले कि वायु कोष्ठों के अंदर आने के बाद जो रक्त के अंदर घुल के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है, तो ये वाली जो श्वसन की प्रक्रिया है दोस्तों इसे हम परिवहन कहते हैं। तो दोस्तों अपने बोल सकते हैं परिवहन में कि रक्त में 97% ऑक्सीजन का 97% यानी कि 97% ऑक्सीजन का परिवहन 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और अगर अपने बात करें दोस्तों 3% की तो 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है। 3% जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। और अगर दोस्तों अपने बात करें किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो प्लाज्मा करती है। तो दोस्तों अगर अपने बात करें CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन, तो दोस्तों CO2 का परिवहन है वो कौन करती है? प्लाज्मा करती है। तो दोस्तों CO2 का परिवहन कौन करेगी? प्लाज्मा करेगी। तो दोस्तों ये अपने श्वसन की अवस्था के अंदर सेकंड नंबर पढ़ रहे हैं परिवहन। इसके बाद में अपन 3 नंबर चलते हैं। तो 3 नंबर दोस्तों अपने पास आता है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। तो दोस्तों आंतरिक श्वसन किसे कहा जाता है? श्वसन का या आपने बोले कि ऑक्सीजन का रक्त के या आपने बोले कि ऑक्सीजन का रक्त तथा ऊतकों के मध्य आदान प्रदान तथा ऊतकों के मध्य आदान प्रदान
तो दोस्तों अपने बात कर रहे हैं आंतरिक श्वसन की। तो आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन या अपने बोले की गैसों का रक्त तथा ऊतकों के मध्य आदान प्रदान, इसको अपने बोलते हैं दोस्तों आंतरिक श्वसन। नेक्स्ट अपने दोस्तों बात करें तो नंबर 4 अपने पास आता है कोशिकीय श्वसन। तो नंबर 4 की अगर अपने बात करें दोस्तों तो नंबर 4 अपने पास आता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों अपने बात करें अगर कोशिकीय श्वसन की, तो अपने को पता है दोस्तों कि कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का अपघटन, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का अपघटन, तो कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का अपघटन होने से, जैसे ही दोस्तों ग्लूकोज का अपघटन होगा तो अपने को पता है दोस्तों कि ग्लूकोज का अपघटन होने से CO2 तथा जल बनते हैं। CO2 तथा जल बनते हैं। दोस्तों अगर अपने बात करें तो जैसे ही ग्लूकोज का अपघटन होता है तो अपघटन होने के बाद में दोस्तों CO2 तथा जल बनते हैं। CO2 तथा जल बनते हैं। CO2 तथा जल बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये जो श्वसन है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों